डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक का लेसन द सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स को पढ़ेंगे और समझेंगे। हम अपनी ज़िंदगी में डेली बहुत सारे काम करते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं कि हमको करना है इसीलिए करते हैं, किसी के हुक्म पर, किसी के कहने पर, या हमारे रोज़मर्रा के काम में वो शामिल है इसलिए करते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ हम इसलिए करते हैं कि हमें खुदा के लिए करना है। तो जो काम हम दूसरों के कहने पर, दूसरों की गुजारिश पर, या सिर्फ करना है इसलिए करते हैं, तो उसमें वो बात नहीं आ पाती जो काम हम खुदा के लिए करते हैं तो उनमें आती है। खुदा के लिए जो काम किया जाता है तो उसकी तासीर और उसके अंदर के जो असर होता है वो बहुत ही अलग और बहुत ही मुख्तलिफ होता है। और इसी बात को इस कहानी में हमको बताया गया है। द सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स एक कहानी है अकबर और तानसेन के बीच की। अब देखते हैं कि इस कहानी के अंदर क्या होता है। स्लोली जेंटली द एग्जॉस्टेड म्यूजिशियन लेड हिज तानपुरा ऑन द कारपेट। स्लोली, धीरे से और एहतराम के साथ, थके हुए म्यूजिशियन ने अपना तानपुरा कारपेट पे, कालीन पर रखा। तानपुरा एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी म्यूज़िक बजाने का एक आला होता है। यहाँ पे अब हमको एक सीन से पता चल रहा है कि अकबर का दरबार लगा हुआ है, उसमें एक म्यूजिशियन, एक गायकार है जिसका नाम तानसेन है। आपको आगे पता चल जाएगा। और जो गाकर उसने अभी थक गया है और वो फिर एहतराम के साथ में धीरे से तानपुरा बादशाह के दरबार में बिछी हुई कालीन पर रखता है। द एक्सक्यूजिट स्ट्रेन्स ऑफ राग दरबारी स्टिल वाइब्रेटेड विद इन द हॉल। एक्सक्यूजिट बोलते हैं कि जो सबसे बेहतरीन हो, और राग दरबारी एक राग की किस्म होती है। राग कहते हैं कि अलग अलग म्यूज़िक के जो राग होते हैं उसमें से एक राग दरबारी भी होता है जो दरबार में गाया जाता है। और स्ट्रेन कहते हैं म्यूज़िक के एक हिस्से को। तो राग दरबारी जो राग था उसके बेहतरीन सुर या उसके बेहतरीन नगमे अब तक अकबर के दरबार में गूंज रहे थे। यानी तानसेन ने इस कदर अच्छे तरीके से उस राग दरबारी को गाया था कि लग रहा था कि अभी भी उसके जो बेहतरीन हिस्से हैं, उस नगमे के बेहतरीन जो हिस्से हैं, वो अभी भी दरबार में गूंज रहे हैं। एम्परर अकबर लुक्ड अप, हिज आईज लिट विद एडमिरेशन। वंडरफुल, ही सेड, सुपर्ब। अब अकबर ने क्या किया? अकबर ने ऊपर देखा। हिज आईज लिट विद एडमिरेशन, और उसके आंखें तारीफ और सराहने से चमक रही थी। यानी गोया कि उसकी आंखों के अंदर तारीफ के दिए जल गए थे, उसकी आंखें बिल्कुल तारीफ से चमक उठी थी। तानसेन ने इस कदर अच्छे तरीके से गाया था कि उसके आंखों के अंदर तारीफ भर गई थी। वंडरफुल, ही सेड, सुपर्ब। जब उसने अपना गाना ख़त्म किया तो अकबर ने फिर कहा कि वंडरफुल, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त, बहुत खूब। I listen to you every day but I can't seem to have enough। अकबर ने कहा कि मैं आपको रोज़ाना सुनता हूँ लेकिन कभी ऐसा नहीं लगता कि मेरे लिए काफ़ी है। जी चाहता है कि और आपको सुनता रहूँ, मज़ीद आपको सुनता रहूँ, आपके नगमे को हमेशा मेरे सामने पेश किया जाता रहे। तानसेन बोव्ड इन साइलेंट ग्रेटिट्यूड। तो उस पर तानसेन खामोश एहतराम के साथ में झुक गया। ये आप लोगों ने देखा होगा कि जो दरबार होते थे बादशाहों के, तो उसके अंदर एहतराम के साथ में लोग झुका करते थे। तो जब तानसेन ने अपनी तारीफ सुनी तो वो अकबर के सामने एहतराम के साथ में झुक गया। आई थिंक यू हैव द मोस्ट वंडरफुल वॉइस इन द वर्ल्ड, सेड अकबर। अकबर ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में अगर किसी की आवाज़ सबसे ज़्यादा खूबसूरत है तो वो आपकी आवाज़ है। मुझे लगता है कि आपके पास दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज़ है। बट आई डोंट शहंशाह, सेड तानसेन विद अ स्माइल। उस पर तानसेन ने मुस्कुराते हुए कहा कि लेकिन मेरे पास तो नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे पास दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज़ नहीं है। देयर इज़ समवन हु सिंग्स फार बेटर देन आई डू। मेरे अलावा भी कोई और है जो मुझसे कई बेहतर गा सकता है। रियली
cried the disbelieving Akbar. Then I must have him sing in my court. Can you arrange it? Really? इस पर अकबर ने ना यकीनी तौर पर, ना यकीनी के साथ में ऑलमोस्ट चिल्ला दिया। यानी जब अकबर ने ये सुना कि कोई और भी है जो तानसेन से बेहतर गा सकता है, और ना सिर्फ बेहतर बल्कि कई ज़्यादा बेहतर गा सकता है, तो उसको यकीन नहीं आया और उसने ना यकीनी और ना यकीन करते हुए बिल्कुल उसने चिल्ला दिया। अगर और फिर उसके बाद उसने कहा, क्या कहा? देन आई मस्ट हैव हिम सिंग इन माई कोर्ट। अगर ऐसी बात है तो मैं उसको अपने कोर्ट में, अपने दरबार में ज़रूर गाना गाने लगाऊंगा। कैन यू अरेंज इट? क्या आप इस बात का इंतज़ाम कर सकते हैं? बादशाह ने जब सुना कि कोई इतना अच्छा गा सकता है तो फिर उसने तानसेन से कहा कि अगर ऐसा कोई शख्स है तो उसको मेरे दरबार में गाना ज़रूर गाना चाहिए, तो क्या आप इस बात का इंतज़ाम कर सकते हैं? तानसेन शुक हिज हेड। तानसेन ने अपना सर हिला दिया, यानी उसने इनकार कर दिया कि नहीं। आई एम अफ्रेड ही विल नॉट कम सायर। उसने कहा कि मुझे अफसोस है लेकिन वो नहीं आएंगे। सायर, आका। सायर एक पुराना अंग्रेजी का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है कि आका, मालिक। यानी उसने कहा, जब तानसेन ने कहा कि वो है, इस तरह एक शख्स मौजूद तो है लेकिन वो नहीं आएंगे, वो आपको गाना नहीं सुना सकते। What? Not even if he hears that the emperor himself has summoned him? तो उस पर भी फिर अकबर को फिर हैरानी हुई और उसने कहा, क्या अगर वो सुने इस बात को कि बादशाह ने बजादे खुद उन्हें इस बात का हुक्म दिया तब भी वो नहीं आएंगे। यानी अकबर को बिल्कुल यकीन नहीं आया कि हिंदुस्तान का बादशाह उनको आने का हुक्म दे रहा है और उसके बावजूद भी वो नहीं आएंगे। इतना हिम्मत वाला शख्स कौन हो सकता है? अकबर ने ये जानने की ख्वाहिश जाहिर की। समन कहते हैं कि किसी हाकिम आला यानी किसी बहुत ऊंचे ओहदेदार की तरफ से किसी को हाजिरी का हुक्म दिया जाए। कोर्ट की तरफ से समन आता है। समन का मतलब ये होता है कि हाजिरी का हुक्म देना। नो नॉट इवन देन। तो उस पर तानसेन ने कहा कि नहीं, अगर उनको ये मालूम हो कि बादशाह ने हुक्म दिया है तब भी वो नहीं आएंगे। दिस रिप्लाई वुड हैव इनरेज्ड एनी अदर एम्परर। इनरेज कहते हैं कि किसी को गुस्सा दिला देना। ये जो जवाब था तो वो किसी भी दूसरे बादशाह को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था। यानी इस तरह का रिप्लाई, इस तरह का गुस्ताखी वाला जवाब सुनकर कोई भी बादशाह गुस्से से भर जाता था। बट अकबर वॉज डिफरेंट। लेकिन अकबर मुख्तलिफ था। यानी अकबर ऐसे दूसरे बादशाहों की तरह नहीं था कि ज़रा सी गुस्ताखी हुई और वो गुस्सा हो गया, बल्कि अकबर दूसरे बादशाहों से मुख्तलिफ था। वेरी वेल उस्ताद जी। उसने कहा कि ठीक है उस्ताद जी। सेड अकबर। अकबर ने कहा, स्माइलिंग इन टू तानसेन्स हाफ स्केयर्ड आइज। मुस्कुराते हुए उसने तानसेन की आंखों में, हाफ स्केयर्ड आधी खौफजदा आंखों में मुस्कुराते हुए देखकर उसने कहा। आधी खौफजदा आंखें मतलब यानी जब तानसेन ने इस तरह का जवाब दिया तो उसकी आंखों के अंदर खौफ की झलकियाँ थी। उसकी आंखों के अंदर खौफ झलक रहा था। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि अब बादशाह इस जवाब से बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा और पता नहीं फिर बादशाह का रद्द अमल क्या हो। लेकिन इसके जवाब में बादशाह को गुस्सा नहीं आया, बल्कि बादशाह ने मुस्कुराते हुए क्या कहा? इफ़ ही डजंट कम आई शैल गो टू हिम माई सेल्फ। अगर वो नहीं आते तो मैं बजाते खुद उनके पास जाऊंगा। विल यू टेक मी टू हिम? क्या आप मुझे उनके पास में ले जाएंगे? यस सायर, प्रोवाइडेड यू डू नॉट कम एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन उन्होंने क्या कहा? तानसेन ने क्या कहा? क्या बिल्कुल आका, अगर आप इस तरह कहते तो मैं उनके पास ज़रूर ले जाऊंगा। प्रोवाइडेड इस शर्त पर के, प्रोवाइडेड के माने होते इस शर्त पर के आप उनके पास हिंदुस्तान के शहंशाह के तौर पर ना जाए। यानी सिर्फ मेरी एक शर्त यह है कि आप उनके पास हिंदुस्तान के शहंशाह के तौर पर नहीं जाएंगे। उस पर शहंशाह ने क्या कहा? आई शैल गो एज अ हम्बल लवर ऑफ म्यूज़िक। अगर ऐसी बात है, आपकी ये शर्त है, तो ठीक है, मैं उनके पास एक म्यूज़िक के अदना से शायक के तौर पर जाऊंगा, अदना से म्यूज़िक लवर के तौर पर जाऊंगा। हम्बल कहते हैं कि आजिज़, मुनकसिर मिजाज, खाकसार, जिसके अपने आप पर घमंड ना हो। यानी अगर
आप ये चाहते हैं कि मैं बादशाह के तौर पर ना जाऊं, तो मैं एक म्यूजिक के लवर के तौर पे, म्यूजिक के चाहने वाले के तौर पर जाऊंगा, जिसको अपने आप पर बिल्कुल कोई घमंड नहीं है। संत हरिदास वॉज द मैन तानसेन हैड स्पोकन ऑफ। संत हरिदास वो शख्स था जिसके बारे में तानसेन बात कर रहा था, ये जिसके बारे में तानसेन ने बात की थी या कहा था। ये यानी किसके बारे में तानसेन बात कर रहे थे? वो संत हरिदास के बारे में बात कर रहे थे। ही हैड बीन तानसेन्स म्यूजिक टीचर। वो तानसेन के म्यूजिक के टीचर, मौसीकी के उस्ताद रह चुके थे, यानी उन्होंने तानसेन को म्यूजिक सिखाई थी। एंड ही लिव्ड द ऑस्टियर लाइफ ऑफ अ हर्मिट। और वो एक संत की जिंदगी, सादा सी जिंदगी गुजार रहे थे। ऑस्टियर कहते हैं कि सादा, सिंपल सी, और हर्मिट कहते हैं संत को, ऐसे शख्स को जो मजहब के लिए दुनिया को छोड़ चुका हो। तो ये तानसेन के उस्ताद संत हरिदास के बारे में बात हो रही थी, और जो एक बहुत ही सादा, सिंपल सी जिंदगी गुजार रहे थे और उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया था। When Tansen and the emperor reached his hut, he was busy with his daily chores. Chores कहते हैं कि ऐसे काम जो आपको रोज़मर्रा डेली करना है, रोज़मर्रा के वो काम जो आपको करते रहना होता है लेकिन आपको पसंद नहीं होते, जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा लगाना, बिस्तर अपने सफाई करना, बिस्तर को ठीक ठाक लगाना। तो इस तरह के जो काम है जो हमको डेली बेसिस पे करना है, लेकिन हमको करते वक्त बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता, हमको पसंद नहीं होते। तो जब तानसेन और एम्परर यानी बादशाह सलामत उनकी झोपड़ी पर पहुंचे, तो वो अपने जो रोज़मर्रा के काम थे उसके अंदर बिजी थे, उसमें मसरूफ थे। When they asked him to sing, he smiled but said firmly. और जब बादशाह ने और तानसेन ने उनसे गाने की गुजारिश की, तो उन्होंने मुस्कुराया और बहुत मजबूती के साथ में ये कहा। यानी जब बादशाह ने, जब उनके दरबार, उनके हट पर, उनकी झोपड़ी पर पहुंच गए, तो उन्होंने उनसे गाने की गुजारिश की, लेकिन उस पर जो संत हरिदास थे वो मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद में बहुत मजबूती के साथ में उन्होंने ये बात कही। आई एम लॉन्ग पास द एज फॉर सिंगिंग, कि मेरी जो गाने की उम्र है बहुत पीछे छूट गई है, मैं गाने की उम्र से बहुत आगे आ चुका हूँ। Even his favorite people could not persuade him to change his mind. People कहते हैं कि शागिर्द को, और परसुएट कहते हैं किसी को किसी चीज़ के लिए मनाना। उनके जो फेवरेट शागिर्द था, या उनके जो सबसे पसंदीदा शागिर्द था, यानी संत हरिदास के जो पसंदीदा शागिर्द तानसेन था, तो वो खुद भी उनको गाने के लिए मना नहीं सका। बट तानसेन न्यू हाउ टू गेट अराउंड हिम। गेट अराउंड कहते हैं कि किसी को घेर घार कर किसी चीज़ के लिए मनाना। तो जब उन्होंने गाने से मना कर दिया, तो तानसेन भी उनका शागिर्द था, वो जानता था कि अपने उस्ताद को कैसे घेर कर मनाया जा सकता है। ही ऑफर्ड टू सिंग बिफोर हिज गुरु। तो अब तानसेन ने जब देखा कि संत हरिदास नहीं गा रहे, तो फिर उसने उनके सामने खुद ही गाने की पेशकश कर दी कि अगर आप नहीं गाए थे तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके सामने गाना गा के सुना देता हूँ। एंड ही मेड अ डेलिबरेट मिस्टेक। और फिर उस पर क्या किया, जो तानसेन तो उन्होंने जानबूझकर एक गलती कर दी। डेलिबरेट मतलब कहते हैं कि जानबूझकर की जाने वाली। उन्होंने क्या किया कि जानबूझकर एक गलती कर दी। दैट्स नॉट द राइट नोट तानसेन, क्राइड हिज टीचर। अब जब उन्होंने जानबूझकर एक गलती की, तो जो संत हरिदास थे वो म्यूजिक के बहुत बड़े उस्ताद थे, तो उन्होंने फ़ौरन उस गलती को पकड़ लिया, और गलती को पकड़ते हुए फ़ौरन अपने शागिर्द को टोका कि ये राइट नोट नहीं है। नोट कहते हैं कि म्यूज़िक के छोटे छोटे हिस्से होते हैं और जिनके कॉम्बिनेशन से, जिनको मिक्स करके म्यूज़िक बनती है। यानी जैसे हमारे जुमले होते हैं, हमारे जुमलों के अंदर एक एक वर्ड होता है, और उन वर्ड को मिलाकर हम जुमला बनाते हैं, तो उस तरह म्यूज़िक की भी नोट्स होती है, और उन नोट को कॉम्बिनेट करके, उन नोट को मिक्स करके मिलाकर म्यूज़िक का पूरा हिस्सा बनाया जाता है। तो एक नोट की जो गलती कर दी, तो फ़ौरन उनके टीचर ने उसको पकड़ा और फ़ौरन चिल्लाकर कहा कि ये सही नोट नहीं है। अमेज्ड, हैरत ज़दा होकर उन्होंने क्या कहा, व्हाट हैज़ हैपन टू यू, तुम्हें हो क्या गया है, यानी तुम
म्यूज़िक के इतने जानकार आदमी हो, मेरे फेवरेट शागिर्द हो, इतनी म्यूज़िक की जानकारी रखने के बाद भी ऐसी गलती कर रहे हो। तानसेन डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड हिज टीचर एंड ही मेड द सेम मिस्टेक अगेन। लेकिन तानसेन को मालूम था कि अभी अपने टीचर को हमको मनाना है गाने के लिए, तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने बिल्कुल उनकी बात को अनसुना कर दिया और ऐसा लगा कि उन्होंने यानी तानसेन ने संत हरिदास को बिल्कुल सुना ही नहीं और उनको समझा ही नहीं। एंड ही मेड द सेम मिस्टेक अगेन, और उन्होंने फिर क्या किया कि दोबारा वही गलती करी। एग्जॉस्परेटेड संत हरिदास टुक द तानपुरा फ्रॉम तानसेन्स हैंड। तो उस पर क्या हुआ कि संत हरिदास जो थे तो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो म्यूजिक के बहुत बड़े उस्ताद थे, उनको ऐसी गलतियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। और उन्होंने क्या किया, वो गुस्सा होकर, एग्जॉस्परेटेड कहते हैं गुस्सा होकर, उन्होंने गुस्सा होकर तानपुरा जो था तानसेन के हाथ में उसको ले लिया, उनके हाथ से छीन लिया। एंड संत हरिदास टुक द तानपुरा फ्रॉम तानसेन्स हैंड एंड सेइंग द राइट नोट, देन ही वेंट ऑन टू द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट। और लेने के बाद में फिर उन्होंने जो सही नोट था वो गाकर सुनाया, और ना सिर्फ गा के सुनाया बल्कि जो अगली नोट थी उसको भी गाया, फिर उसके बाद जो अगली नोट थी उसको भी गाकर सुनाया। यानी फिर वो लगातार गाते चले गए। अब उसके बाद फिर जो असल जादू था वो हुआ। द म्यूजिक स्प्रेड अक्रॉस द फॉरेस्ट लाइक द फर्स्ट ग्लिमर ऑफ डॉन और द फ्रेग्रेंस ऑफ जैस्मीन। अब जो उन्होंने गाना शुरू किया तो बिल्कुल ऐसा लगा कि सुबह की पहली किरण जंगल में जैसे फैलती है या यास्मीन के फूलों की खुशबू जैसी फैलती है, तो वैसी ही म्यूजिक जो थी, उनके गाया हुआ गाना था, वो पूरे जंगल में फैल गया। यानी इतनी खूबसूरत आवाज़ थी, इतना अच्छा गा रहे थे, इस कद्र खूबसूरत अंदाज में गा रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि सुबह की पहली किरण जंगल में फैल रही हो या यास्मीन के फूलों की खुशबू पूरे जंगल में हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू फैलाते चले जा रहे हो। बोथ अकबर एंड तानसेन लिसन टू हिम एज इफ दे वर हिप्नोटाइज्ड। और दोनों यानी कौन, दोनों बादशाह और तानसेन उनको इस ऐसे बिल्कुल सुनने लगे जैसे कि उनको किसी ने अपने काबू में कर दिया हो। उनके जहन बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से मुर्तकिज हो गए, बिल्कुल मरकूज हो गए उनकी म्यूजिक पर। यानी उनको अपने होश आवाज़ खो गए वो, और उनको किसी चीज़ की सुध नहीं रही, और वो सिर्फ सुन रहे थे तो उनके म्यूजिक को सुन रहे थे। यानी हमको यहाँ पे इस बात से अंदाज़ा होता है कि वो संत हरिदास की आवाज़ कैसी थी, उनके गाने का अंदाज क्या था और उनकी म्यूजिक किस कदर खूबसूरत थी। हिप्नोटाइज कहते हैं कि किसी को बिल्कुल अपने उसका जहन अपने काबू में कर लेना। एंड द एम्परर रियलाइज दैट तानसेन हैड स्पोकन द ट्रूथ। अब उस वक्त बादशाह सलामत को ये एहसास हुआ कि तानसेन ने बिल्कुल सही बात कही थी। ही हैड नॉट नोन दैट म्यूजिक कुड बी लाइक दिस। उनको कभी इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि म्यूजिक भी ऐसी हो सकती है। यानी उन्होंने कभी इस बात को नहीं जाना था कि म्यूजिक भी ऐसी हो सकती है। He had certainly never heard anything like it before। और यकीनी तौर पे उन्होंने इस तरह की कोई चीज़ इससे पहले नहीं सुनी थी। यानी इस कदर खूबसूरत नगमा, इस कदर खूबसूरत म्यूज़िक इससे पहले कभी बादशाह अकबर ने नहीं सुनी थी। As they walked back, the emperor suddenly broke the silence to ask तानसेन। और जब म्यूज़िक वो लोग सुन चुके और उसके बाद जब वो वापस जाने लगे, तो वापस जाते जाते सडनली द एम्परर अकबर सडनली ब्रोक द साइलेंस टू आस्क तानसेन। तो जो बादशाह सलामत थे तो उन्होंने अचानक खामोशी को तोड़ते हुए तानसेन से पूछा, वाई कैंट यू सिंग लाइक हिम उस्ताद जी, कि आप उनकी तरह क्यों नहीं गा सकते उस्ताद जी। यानी जब वो तो आपके टीचर ही हैं, उन्होंने आपको सिखाया है नगमा गाना, तो जब आप उनसे ही सीख चुके हैं तो आप उनकी तरह क्यों नहीं गाते। तानसेन स्माइल। तो तानसेन ने मुस्कुराया और मुस्कुराकर क्या कहा, यहाँ पे इस पूरे सबक का खुलासा है अगले पैराग्राफ में। शहंशाह, आई सिंग एट योर कमांड, द कमांड ऑफ द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। के बादशाह सलामत, मैं आपके हुक्म पर गाता हूँ। और वो हुक्म किसका होता है, हिंदुस्तान के बादशाह का या हिंदुस्तान के शहंशाह का हुक्म होता है, और मैं उस हुक्म के बिना पर गाता हूँ।
बट गुरुजी सिंग्स फॉर वन हु इज मास्टर ऑफ इवन किंग्स गॉड। लेकिन गुरुजी गाते हैं उस ज़ात के लिए जो बादशाहों का भी आका है, यानी बादशाहों से भी कई दर्जे बरतर है। और वो कौन है? वो है खुदा, अल्लाह ताला के लिए गाते हैं। हिज म्यूजिक स्प्रिंग्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज सोल। उनके जो म्यूजिक के धारे हैं तो वो उनकी रूह की गहराई से निकलते हैं। यानी स्प्रिंग कहते हैं कि किसी झरने का फूटना, किसी धारे का फूटना। जो उनकी म्यूजिक है तो उनके रूह की गहराई से बिल्कुल किसी झरने की तरह निकलकर बहती है। फ्री एंड अनआस्क्ड फॉर, बिल्कुल आज़ाद है और किसी की गुजारिश पर नहीं गाई जाती, किसी के हुक्म पर नहीं गाई जाती। यानी उनके जो म्यूजिक है बिल्कुल आज़ाद है, वो किसी के हुक्म पर नहीं गाते, किसी के कहने पर नहीं गाते, बल्कि जब उनका मन होता है तब गाते हैं। जब वो खुदा के इबादत का जज्बा उनके दिल में पैदा होता है तब वो गाते हैं। हाउ कैन आई एक्सपेक्ट माई म्यूजिक टू बी सो ब्यूटीफुल एंड डिवाइन। मैं ये कैसे उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरी म्यूजिक भी उतनी ही खूबसूरत और उतनी ही खुदाई सिफत वाली हो। यानी मेरी म्यूजिक पे वो तासीर और वो असर आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरी जो म्यूजिक है तो वो आपके हुक्म पर है, लेकिन गुरुजी की जो म्यूजिक है तो वो खुदा के लिए है। तो यहाँ पे हमें इस सबक से मालूम हुआ कि जो चीज़ दूसरों के लिए की जाती है तो उसमें उतना असर नहीं होता, लेकिन जो चीज़ खुदा के लिए की जाती है तो उसके तासीर और उसका असर बहुत ही अलग और बहुत ही निराला होता है। इसी चीज़ को शायर ने एक बहुत ही अच्छे शेर में कहा है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं पर ताकते परवाज़ रखती है। यानी जो बात दिल से निकलती है, खुदा के लिए निकलती है, तो वो चीज़ असर ज़रूर रखती है, अगरचे उसके पर नहीं, लेकिन उसके अंदर उड़ने की ताकत होती है। तो आज के इस सबक से हमने यही बात सीखी और समझी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस सबक से कुछ सीखा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन हो तो हमसे ज़रूर पूछें, और हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।